जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे कैसे पाकिस्तान दोस्तों भारत के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉर खेल रहा है दोस्तों, वो भी तब जब ईरान, अमेरिका, इजराइल आपस में उलझे हुए हैं दोस्तों। बताएंगे कैसे मौका देखकर पाकिस्तान हाथ सेकने का प्रयास कर रहा है। बताएंगे आपको भारत को बदनाम करने के लिए इस बार उसने बहुत बड़ी और बहुत ही ज्यादा गंदी चाल चली है दोस्तों। बताएंगे जानकारी जानकर आप भी जाएंगे चौंक। उधर दोस्तों ईरान युद्ध के बीच इजराइल ने भारत के साथ कर दी बहुत बड़ी डिफेंस डील दोस्तों। इजराइल ने कह दिया कि हम भारत को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बताएंगे भारत के पड़ोस में अमेरिका को बहुत बड़ा तगड़ा झटका। श्रीलंका ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों की लैंडिंग को रोक दिया है दोस्तों। बताएंगे इसके पीछे क्या कारण बताया है श्रीलंका ने। उससे भी बड़ी खुशखबरी वाली खबर आपको बताएंगे दोस्तों। हॉर्मुज में फंस गया अपना भारत, तो दुनिया के ये चार दोस्त बन गए भारत के तारणहार। भर भर कर आने लगा जहाज। आखिर किसने मदद करने का प्रयास किया है भारत का दोस्तों, एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले युद्ध के क्षण में भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बेहतरीन बड़ी खबर की, जहां अमेरिका ने डुबोया ईरान का युद्धपोत, तो मौका देख पाकिस्तान लगा हाथ सेकने। भारत को बदनाम करने के लिए चला दिया नया बड़ा अभियान। बताते ईरान अमेरिका जंग में भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने पैंतरे चलाने की अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा दोस्तों। पाकिस्तान ने श्रीलंका के तट के समीप ईरान के युद्धपोत को डुबोए जाने की घटना को भारत के खिलाफ प्रचारित करने का पूरा प्रयास किया दोस्तों। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के सोशल मीडिया नेटवर्क ने समन्वित दुष्प्रचार अभियान के जरिए अमेरिका ईरान जंग का फायदा उठाकर भारत की कूटनीतिक स्थिति को निशाना बनाने की कोशिश की। असल में श्रीलंका के तट के पास आपको याद होगा ईरानी नौसेना के फ्रिगेट एरीज देना को अमेरिकी पनडुब्बी टॉर्पीडो ने डुबो दिया। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इस हमले को इस बात के प्रमाण के रूप में बताया है कि ईरानी जहाज अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में भी सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें, जारी किए गए पेरिस्कोप फुटेज में हमले का प्रभाव साफ साफ देखा जा सकता है। ईरानी युद्धपोत को आत्मसमर्पण करने का कोई अवसर नहीं मिला और इस बात पर बहस जारी है कि क्या कोई चेतावनी जारी की गई थी। हालांकि नौसैनिक युद्ध कानून के तहत आत्मसमर्पण के स्पष्ट संकेत न मिलने पर दुश्मन के युद्ध पोतों पर बिना किसी पूर्व चेतावनी के हमला करने की अनुमति होती है दोस्तों। जहाज के डूब जाने के तुरंत बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऐसे नैरेटिव तेजी से फैलने लगा जिसमें भारत पर अमेरिका के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने का गंभीर आरोप लग गया। हिंदुस्तान टाइम्स ने अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी है दोस्तों कि घटना के लगभग तुरंत बाद सोशल मीडिया पर इंडिया बीट्रेज ईरान, यानी कि भारत ने ईरान के साथ धोखा किया वाला हैशटैग के तहत एक समन्वित दुष्प्रचार अभियान सामने आया, जिसमें झूठा आरोप लगाया गया है कि भारत ने जो है वो फ्रिगेट के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स या स्थान संबंधी डेटा अमेरिका को लीक कर दिया था और इसी वजह से ये हमला अमेरिका की तरफ से संभव हो पाया और ईरानी जहाज को डुबो पाया अमेरिका। ये फेक नैरेटिव दोस्तों, फेक न्यूज भारत के खिलाफ पाकिस्तान चलाता नजर आ रहा है। दुनिया में होने वाले फिजिकल युद्ध के बीच दोस्तों इंफॉर्मेशन युद्ध भारत के साथ करता नजर आ रहा है दोस्तों पाकिस्तान, जिसका अब बड़ा पोल खुल गया है दोस्तों। भारतीय ओज आईएनटी समूह और थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म द्वारा किए गए एनालिसिस से पता चल गया है कि इस अभियान की शुरुआत 4 मार्च को टैक्टिकल ट्रिब्यून नाम के एक अकाउंट द्वारा जारी की गई पोस्ट से हुई थी। इस अकाउंट का यूजर नेम बार बार बदले जाने का इतिहास रहा है, जो किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे की ओर संकेत करता है दोस्तों। और ये अकाउंट कहीं और का नहीं बल्कि पाकिस्तान का अकाउंट है, जो कि बार बार भारत के खिलाफ नैरेटिव फैला रहा है और अपना अकाउंट का यूजर नेम बदल दे रहा है, जिससे कि लोगों को ये लगे कि हर बार एक ही बंदा नहीं बल्कि अलग अलग बंदे ऐसा ट्वीट कर रहे हैं, जिससे कि उनको और ऑथेंटिसिटी उस खबर में दिखाई देने लगे। लेकिन भारत ने और भारत के इस समूहों ने दोस्तों पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम कर दिया। ओज आईएनटी जांच में पाकिस्तान की पोल खुल गई है दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय है? और जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन वॉर खेलने का प्रयास कर रहा है पाकिस्तान, भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है इस युद्ध के बीच, अब भारत भी जानता है कि पाकिस्तान को कैसे उसको उसी के एंगल में जवाब देना है। साथ ही साथ आपको बताते हैं दोस्तों एक और सबसे बड़ी जानकारी, कैसे पाकिस्तान दहशत फैलाने के लिए भारत की मिसाइल मारक क्षमता को 12,000 किलोमीटर तक बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है दोस्तों। आपको बता दें अभी हाल ही की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान ने यह दावा कर दिया है कि भारत ने 12,000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता विकसित कर ली है, जबकि साथ ही उसने ये भी कह दिया है कि इस्लामाबाद की क्षमताएं विशुद्ध रूप से रक्षात्मक प्रकृति की हैं।
जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड द्वारा सीनेट खुफिया समिति के समक्ष हाल ही में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल विकास में अमेरिका को निशाना बनाने में सक्षम मिसाइलें शामिल हो सकती है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि उनके देश की रणनीतिक क्षमताएं पूरी तरह से रक्षात्मक प्रकृति की है, जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करना है और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखना है। गैबार्ड ने कहा था कि पाकिस्तान के लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल विकास में संभावित रूप से ICBM यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हो सकती हैं, जिनकी मारक क्षमता अमेरिका पर हमला करने में सक्षम होगा। ऐसे में अमेरिका के इन दावों को खारिज करते हुए अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिकी अधिकारी द्वारा हाल ही में दिए गए उस बयान को स्पष्ट रूप से खारिज करता है, जिसमें पाकिस्तान की मिसाइल क्षमताओं से संभावित खतरे का आरोप लगाया गया है। उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने के लिए दोस्तों भारत पर गंभीर आरोप लगा दिया, भारत पर एक अलग ही दावा कर दिया। दोस्तों उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान का मिसाइल कार्यक्रम जो अंतर महाद्वीपीय सीमा से काफी नीचे है, भारत के मुकाबले विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध के सिद्धांत पर दृढ़ता से आधारित है, लेकिन वहीं इसके विपरीत भारत द्वारा 12,000 किलोमीटर से अधिक की मिसाइल क्षमताओं का विकास एक ऐसे प्रक्षेप वर्ग को दर्शाता है जो क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधित विचारों से परे है और निश्चित रूप से पड़ोस और उससे परे के लिए चिंता का कारण है। दोस्तों अब हम जानते हैं, आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या ये दावा सही है भारत की मिसाइल क्षमता को लेकर। पाकिस्तान के ये दावे कितने सच हैं कितने नहीं, आपको बता दें। सच्चाई से अवगत कराना दोस्तों हमारा कार्य है। बस आप वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। आपको बता दें, इस्लामाबाद का ये दावा कि भारत के पास 12,000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता है, ये ऐसा सुनने में काफी आकर्षक और काफी अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन भारत की परिचालन में मौजूद मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल बोले तो IRBM मुख्य रूप से परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि V की मारक क्षमता केवल 5,000 से 8,000 किलोमीटर से अधिक है दोस्तों। वहीं ICBM की न्यूनतम मारक क्षमता 5500 किलोमीटर से अधिक होती है। शुरुआत में भारत ने अग्नि V को, जो कि भारत की सबसे उन्नत लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है, जिसको ICBM कहा गया था, लेकिन बाद में इसे IRBM के रूप में वर्गीकृत करना शुरू कर दिया। दोस्तों इस बीच रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित की जा रही पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें SLBM की मारक क्षमता 8,000 किलोमीटर से अधिक बताई जा रही है, लेकिन ये अभी भी दोस्तों भारत की ICBM क्षमताओं के बारे में पाकिस्तान द्वारा किए गए बड़े बड़े दावों में से कम ही है। ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉर करने का प्रयास कर रहा है दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान को नहीं पता कि भारत अगर जवाब देना शुरू करेगा तो उसकी नैया डूब जाएगी। जो भी आपकी इस मुद्दे पर राय हो दोस्तों अवश्य कमेंट करके बताइएगा। अगर आप भी मानते कि पाकिस्तान से बड़ा दूसरा कोई झूठा देश नहीं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया है तो, लेकिन शेयर अवश्य कर दीजिएगा इस वीडियो को। साथ ही साथ आपको बता दें, ईरान युद्ध के बीच इजराइल ने भारत के साथ कर दी बहुत बड़ी डिफेंस डील। जी हाँ, इजराइल की AI रोबोटिक्स कंपनी एक्सटेंड ने भारत की रायोनिक्स टेक के साथ $11 मिलियन का मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां मिलकर स्थानीय स्तर पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी UAVs का उत्पादन करेंगी। ये एक बहुत बड़ा डिफेंस डील है, क्योंकि इस सौदे के तहत जो ड्रोन बनेंगे वो AI से ऑपरेट होने वाले होंगे। ये कदम एक्सटेंड के AI आधारित ऑटोनॉमी प्लेटफॉर्म एक्सॉस को भारतीय बाजार में विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कोशिश है। दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार रायोनिक्स भारत में एक्सटेंड का एक्सक्लूसिव पार्टनर होगा। ये AI सक्षम ड्रोन सिस्टम के लिए स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की सुविधाएं स्थापित करेगा। ये कदम भारत के घरेलू रक्षा उत्पादन और उन्नत मानव रहित तकनीकों पर बढ़ते जोर के मुताबिक ही है। आधुनिक युद्ध में ड्रोन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध से लेकर ईरान युद्ध तक पिछले कुछ सालों में जितने भी युद्ध हो रहे हैं, ड्रोन उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक्सटेंड का एक्सॉस ऑपरेटिंग सिस्टम भारत की कंपनी रायोनिक्स जिन UAVs का निर्माण करेंगी दोस्तों, ये उनके लिए सॉफ्टवेयर की रीढ़ का काम करेगा, यानी उनके लिए बैकबोन बनेगा। ये प्लेटफॉर्म AI आधारित नेविगेशन, मिशन की योजना बनाने और वास्तविक समय में ऑपरेशनल कंट्रोल को एक साथ जोड़ता है, जिससे इस UAVs का असर और युद्ध के मैदान में परिस्थितियों के मुताबिक ढलने की क्षमता में काफी सुधार होगा। इस एजेंसी के मुताबिक एक्सटेंड वही कंपनी है जिसने पिछले साल इजरायली सेना को 5,000 असॉल्ट ड्रोन की आपूर्ति
करने का ठेका हासिल किया था। ऐसे में दोस्तों इजराइल लगातार भारत के समर्थन में, भारत के सपोर्ट में और भारत को सक्षम बनाने में अहम रोल निभाता नजर आ रहा है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। इजराइल भारत को उस समय में टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है जिस समय वो खुद ईरान के साथ युद्ध में फंसा हुआ है। जानकारी है कि एक दिन में इजराइल के 2 शिकार मारे गए। जी हाँ, ईरान के 2 बड़े कमांडर को मौत की नींद सुला दिया गया है। IRGC और वाजिद फोर्स पर तगड़ा प्रहार किया है। दोस्तों इजराइल के ताजा हमले में ईरान को 2 तगड़े झटके लगे हैं। ईरान ने कहा है, यानी खुद ईरान ने इस बात को लेकर कहा है कि इजरायली हवाई हमले में उसके इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी की मौत हो गई है। इसके अलावा एक दूसरे हमले में ईरान के बासिज फोर्स के खुफिया प्रमुख जनरल इस्माइल अहमदी की मौत हो गई है। ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रवक्ता और जनसंपर्क के उप प्रमुख थे। उन्हें जुलाई 2024 में IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी ने इस पद पर नियुक्त किया गया था। तो वहीं आपको चौंका देने वाली सबसे बड़ी खबर बताते, युद्ध की जद में श्रीलंका नहीं देगा अमेरिका का साथ, कहा विमानों को लैंडिंग की बिल्कुल भी नहीं देंगे अनुमति। जी हां दोस्तों, भारत के पड़ोस में अमेरिका को तगड़ा झटका दे दिया है। श्रीलंका ने कह दिया कि हम तटस्थ देश हैं, इस मामले में तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे। जी हाँ, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानाइके ने संसद में एक बहुत बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि श्रीलंका ने मार्च की शुरुआत में अपने मतला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2 अमेरिकी लड़ाकू विमानों को उतरने की अनुमति नहीं दी। राष्ट्रपति के मुताबिक जिबूती स्थित बेस से 2 अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने 4 और 8 मार्च को श्रीलंका आने की अनुमति मांगी थी। इन विमानों पर 8 एंटी शिप मिसाइलें तैनात थी। श्रीलंका सरकार ने इन दोनों ही अनुरोधों को ठुकरा दिया। दिसानाइके ने कहा कि कई तरह के दबावों के बावजूद श्रीलंका अपनी तटस्थता बनाए रखना चाहता है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे किसी के आगे नहीं झुकेंगे। पश्चिम एशिया के युद्ध से चुनौतियां पैदा हो रही हैं, लेकिन श्रीलंका तटस्थ रहने के लिए हर संभव कोशिश, हर संभव प्रयास करेगा। दोस्तों ये बयान अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर के साथ राष्ट्रपति की मुलाकात के एक दिन बाद आया है। उस बैठक में समुद्री रास्तों की सुरक्षा, व्यापारिक संबंधों और एक स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर चर्चा हुई थी। दोस्तों इस घटनाक्रम का संबंध कुछ अन्य समुद्री घटनाओं से भी है। अब ऐसे में जिस प्रकार से भारत का पड़ोसी ये देश ने अमेरिकी विमानों को लैंडिंग करने से मना कर दिया, दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि श्रीलंका अपने आप को न्यूट्रल दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हम किसी की ओर झुके हुए नहीं हैं, हम एक देश के तौर पर न्यूट्रल हैं और हम ऐसे वॉर में किसी की मदद नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो अवश्य कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दें तो उधर पहली बार अपना भारत भी दोस्तों हुआ सख्त, कह दिया जहाजों पर हमले कतई भी बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। जी हाँ, ईरान युद्ध के बाद समुद्र में जिस तरीके से जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है उस पर भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। लंदन में आयोजित इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO परिषद की बैठक में यूके में भारत के उच्चायुक्त विक्रम डोराईस्वामी ने स्पष्ट कह दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में जहाजों को निशाना बनाया जाना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत को इस बात की गहरी चिंता है कि समुद्र में अब व्यापारिक जहाज भी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा परेशान आम लोग होने लगते हैं, आम लोगों को होती है, आम लोगों को ही निशाना बनाया जाता है, जो कि एकदम गलत है, जबकि वो बेकसूर होते हैं। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके ये युद्ध थमना चाहिए। 3 भारतीयों की जान जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि व्यापारिक जहाजों या फिर सिविलियंस मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना अनैतिक है। युद्ध के कारण बढ़ती ऊर्जा कीमतों से निपटने के लिए ब्राजील में हुई यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में भी हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने और पश्चिम एशिया में जल एवं ऊर्जा अवसंरचना पर हवाई हमले रोकने की मांग की गई। दोस्तों उधर आपको बता दें जानकारी ये भी सामने आ रही है कि हॉर्मुज को पार कराने के लिए ईरान जो है वो मोटी रकम वसूल रहा है। दोस्तों तेल टैंकर कंपनी ने चुकाए $20 लाख, जिसने सबको चौंका कर रख दिया। जी हाँ, मिडल ईस्ट में महाजंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद है, जिससे भारत समेत दुनिया के कई मुल्क तेल संकट से जूझ रहे हैं। कई देश इस समुद्री इलाके से अपने तेल टैंकरों को सेफ पैसेज देने के लिए लगातार ईरान से बातचीत कर रहे हैं। इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक तेल टैंकर कंपनी ने हॉर्मुज स्ट्रीट से सुरक्षित गुजरने के लिए ईरान को $20 लाख का भुगतान किया। संभव है कि अन्य जहाजों ने भी इसी मार्ग का उपयोग किया हो, लेकिन उन्होंने अपने ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम ऑन नहीं किए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मिसाइल ड्रोन हमलों के बीच ईरान कुछ चुनिंदा जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने
करने की अनुमति दे रहा है। शिपिंग अधिकारियों का मानना है कि तेहरान इस अहम जल मार्ग पर अपना पूरा कंट्रोल साबित करना चाहता है दोस्तों। लेकिन वहीं आपको बता दें, भारत के लिए बहुत अच्छी बड़ी खुशखबरी की खबर यह है कि हॉर्मुज में फंसे होने के बावजूद भी दुनिया के चार दोस्त देश बन गए तारणहार। भर भर कर भारत आने लगा, भारत पहुंचने लगा जहाज। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। बंद तो बंद किया ही किया दोस्तों, साथ ही साथ उसने इस क्षेत्र में कई बारूदी सुरंगें भी लगा दी है समंदर के नीचे, जिससे कि तेल टैंकर गुजरते ही नीचे से ब्लास्ट हो जाता है दोस्तों, उनका बेस के चीथड़े उड़ जाते हैं। ईरान ने अपने तटीय इलाके में एक संकरा रास्ता छोड़ रखा है, जिससे भारत, चाइना, पाकिस्तान समेत दुनिया के कुछ देशों के जहाज बहुत कम संख्या में निकल पा रहे हैं। ईरान अब इस इलाके में टोल लगाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन वहीं इस महासंकट की घड़ी में दुनिया के चार देश भारत की मदद के लिए आगे आए हैं दोस्तों। अगर उस देश का नाम ले तो पहला है रशिया, जो आप गैस कर पा रहे होंगे, आपने बिल्कुल सही गैस किया होगा। दूसरा नाम शायद आप ना गैस कर पाए, वो है जॉर्डन दोस्तों। तीसरा देश है अर्जेंटीना, वो भी आप शायद गैस ना कर पा रहे हो। और चौथा देश है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद उसे भारत रूस से जमकर तेल खरीद रहा है। अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद भारत ने इसे लेना कम किया था, लेकिन अब फिर से इसकी खरीद तेज हो गई है। वहीं ईरान के हमलों को विफल करने में जुटा खाड़ी का प्रभावशाली मुस्लिम देश जॉर्डन अब भारत की मदद कर रहा है। जॉर्डन भारत को फर्टिलाइजर दे रहा है। मोदी जी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II से गुरुवार को बात की थी। पीएम मोदी ने जॉर्डन के किंग से पश्चिम एशिया के ऊर्जा आधारभूत ढांचे पर हमले के बारे में विचार विमर्श किया था। पीएम मोदी जी ने कहा कि यह हमला निंदनीय है और कहा कि इससे तनाव और ज्यादा भड़केगा। मोदी जी ने कहा था कि ऊर्जा और सामानों के बिना किसी रुकावट के आने जाने का दोनों देश समर्थन करते हैं। भारत जो है वो उर्वरक मोरक्को, ट्यूनीशिया और सऊदी अरब से भी मंगा रहा है। जी हाँ, वही बात करें अर्जेंटीना की, तो हॉर्मुज संकट को देखते हुए भारत ने पहली बार लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना से मदद ली है। भारत ने एक एलपीजी गैस का कार्गो बुक किया है। इस शिपमेंट में 19,486 टन एलपीजी भारत को मिलेगा। ये एलपीजी मार्च महीने के अंत तक भारत पहुंच जाएगा। बता दें कि भारत की एलपीजी की सप्लाई ईरान युद्ध की वजह से काफी कम हो गई है। वही ईरान में जंग को अमेरिका और इजरायल ने शुरू किया है। अब संकट की इस घड़ी में अमेरिका ने भारत तेल और एलपीजी गैस को लेकर भारत को आपूर्ति तेज कर दी है। भारत ने अमेरिका से 13 टैंकर एलपीजी गैस खरीदा है, जो करीब 3,50,000 टन है। ये सारा एलपीजी गैस भारत की ओर रवाना हो चुका है दोस्तों। अभी तक भारत का 90% एलपीजी गैस खाड़ी देशों से आता था। अमेरिका से 4 टैंकर एलपीजी लेकर अगले सप्ताह तक पहुंच जाएंगे। बाकी 5 टैंकर अप्रैल महीने के अंत तक भारत पहुंच जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा अमेरिका भारत को बड़े पैमाने पर तेल भी निर्यात कर रहा है। जी हाँ, तो ये 4 बड़े देश हैं जो भर भर कर भारत की मदद कर रहे हैं दोस्तों। हालांकि हम अमेरिका की मदद को मदद नहीं मानेंगे, क्योंकि अमेरिका ही युद्ध को छेड़ता है जानबूझ करके, जिससे कि दुनिया में जितने भी लाचार देश हैं उससे हथियार खरीदे। हमेशा से यही स्ट्रेटजी अपनाता रहा है अमेरिका। ऐसे में अगर वो भारत की मदद कर भी रहा है तो यूं समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं इसको अवसर के रूप में ले रहा है दोस्तों। अगर उसको लगेगा कि इससे उसका फायदा हो रहा है तो हो सकता है वो इस युद्ध को और लंबा खींचे। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। लेकिन जाते जाते इस वीडियो को जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।